हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया और चाइना को लेकर के है। बेसिकली आप देखेंगे तो G20 का जो थीम है इस बार उसको लेकर के चाइना जो है वो अड़ंगा लड़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जब भी G20 होस्ट करा जाता है तो जो पर्टिकुलर कंट्री उसको होस्ट करता है वो थीम अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में रखते हैं। चाइना को एज यूजुअल फिलहाल हर बात से परेशानी है भारत के, और वो यहाँ तक कि इस बात से भी परेशान है कि जो G20 का थीम है उससे भी उनको अब तकलीफ हो रहा है कि वो संस्कृत भाषा में है, और इसको लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ना यहाँ पे कई सारे अभी आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि चाइना जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है वासुदैव कुटुंबकम, जो कि बेसिकली मेंशन करा गया है G20 के पेपर्स में। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये वासुदैव कुटुंबकम जो है वो भारत कहीं ना कहीं इसी फॉरेन पॉलिसी के साथ भी चलता है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बात करी है। ये आप देखेंगे तो महा उपनिषद जो है हमारे यहाँ, तो उसमें ये मेंशन करा गया है वासुदैव कुटुंबकम, जो कि बेसिकली ये कहता है कि एक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन यही देखोगे, जो कि थीम आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। यानी कि पूरा विश्व जो है वो अपने आप में एक फैमिली है और कहीं ना कहीं हमको एक साथ लेकर के चलना होगा। तो साथ साथ में आप कह सकते हो कि भाईचारे की बात ये करता है, दुश्मनी बढ़ाने की बात नहीं करता है, जिस प्रकार से चाइना का हमेशा से रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के रिस्पॉन्स जो है वो भारत सरकार अभी क्या करने वाला है ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट जो इंडोनेशिया का समिट हुआ था G20 का, वहां पर आप देखेंगे उन्होंने जो थीम रखा था तो वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी रखा था। और भारत क्योंकि 75 साल बाद आप देखोगे आजादी के हमको पहला बार मौका मिला है G20 का थीम होस्ट करने के लिए, G20 का समिट होस्ट करने के लिए। ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करते हैं, क्योंकि चाइना इसका सदस्य है। तो हमारे यहाँ जो कश्मीर में मीटिंग हुआ था तो वहां पर भी चाइना जो है वो बॉयकॉट कर दिया था, और उसके बाद में पाकिस्तान के मुद्दे को उठाए जा रहे थे, इस प्रकार से चीजों को। तो हमेशा इस बीच वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको वो फेल्ड बनाए, और भारत जो कि एक उभरता हुआ लीडर है आप देखोगे ग्लोबल साउथ वाले रीजन में, तो उसके डोमिनेंस को कम कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चाइना अपोज कर रहा है इस संस्कृत फेज को। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे, इवन इंटरनेशनल मीडिया जो दबायन है ये भी कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से G20 के पेपर्स में इसका जो इस्तेमाल किया गया है। नाउ इन्होंने रीजन ये दिया है कि संस्कृत जो है वो UN का परमानेंट लैंग्वेज नहीं है। UN में आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आप देखेंगे तो 6 है। बेसिकली इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, चाइनीज है, और इसी के साथ साथ में अरेबिक है। नाउ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं UN में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा में भी टॉप 5 में हिंदी रिप्रेजेंट करता है। वो बात अलग है कि भारत का परमानेंट सीट नहीं है UN में। ये टॉप 5 जो नेशन से आप देखोगे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, और साथ साथ में आप देखोगे चाइना है और USA है। तो ये 5 परमानेंट नेशंस है। भारत को इसका सीट भी नहीं मिला था। कहीं ना कहीं एक समय में जब हमको मिल रहा था तो वो भी चीजें हमने मतलब 1950-55 के आसपास में ये कहा गया कि USA जो है वो ऑफर कर रहा था कि रिप्लेस कर देते हैं चाइना को भारत से, लेकिन अगेन रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि नेहरू जी ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इस प्रकार से भी भुगतना पड़ रहा है। और हिंदी एज अ लैंग्वेज को हमने उस लेवल पे प्रमोट भी नहीं किया है शायद, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस चीज को हमको लेकर के आगे चलना होगा कि हम इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना इकलौता P5 नेशन है जो कहीं ना कहीं भारत का UNSC में जो परमानेंट सीट का एंट्री है उसको लेकर के ये ब्लॉक कर रहे हैं। और ऐसा कई बार आप देखेंगे, और इस बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब जो है उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि भारत जो है वो बाकी के जो 4 नेशंस हैं वो 4 नेशंस को कोई आपत्ति नहीं है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो भारत को परमानेंट सदस्यता दी जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे चाइना एज यूजुअल, और चाइना यहीं तक नहीं रुकता है, चाइना इवन पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट्स हैं उनके लिए भी वो सपोर्ट करता है कि उनके खिलाफ कोई भी सैंक्शंस ना लगाया जा सके। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो भारत जो है चाइना कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो रीजन है उसको भी क्लेम करता रहा है। बॉर्डर क्लैशेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चाइना तमाम प्रकार से रुकावटें कोशिश करने की मतलब लगे कोशिश में है। और साथ साथ में आप देखोगे जैसे हमने देखा कि BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी वाले टाइम पे तो चाइना उस वक्त क्या बोल रहा था, अगर आपको ध्यान होगा तो उसको लेकर के हमने वीडियो भी करा है कि चाइना ने यही कहा था कि चलो बॉर्डर टेंशंस को साइड में रखते हैं, फिलहाल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में सोचते हैं, बिजनेस के कंटेक्स्ट में। इस बिजनेस के कंटेक्स्ट में जिसको बेसिकली आप देखोगे कि G20 के थीम से भी समस्या है, क्या होना चाहिए। भारत तो इस प्रकार से नहीं रिस्पॉन्स करता है, मतलब आप इतना स्टूपिड कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हो। आप अपने आप को ये दिखाते हो कि आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे ग्रो कर चुके हो कि आप अमेरिका के साथ टक्कर ले रहे हो, आप मिलिटरीली अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हो, और आप कहीं ना कहीं
सिर्फ एक थीम से आपको ये समस्या हो रही है कि वो जो भाषा है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। वन अर्थ तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना का पॉलिसी देखोगे, कोविड-19 गिफ्ट करने वाले सबको पता है कि चाइना है, और उसके बावजूद ये अपने इमेज को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे G20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 जो है वो 19 कंट्रीज यहाँ पे है। ये कंट्रीज का नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, यानी कि यहाँ साउथ कोरिया की बात हो रही है, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएसए। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि क्या पुतिन रशिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो जब रहने वाले हैं तो बात ये चल रही है कि ये ज्यादातर बात रशिया यूक्रेन तक ही सीमित रह जाएगा और पुतिन फेस टू फेस नहीं अपफ्रंट करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं जो भी होगा तभी। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे G20 मेंबर्स जो हैं वो 85% ग्लोबल जीडीपी है, 75% ग्लोबल ट्रेड है और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि ओवरऑल काफी बड़ा रिप्रेजेंटेशन है और चाइना कोशिश कर रहा है कि ये समिट सक्सेसफुल ना हो किसी भी तरीके से। तो ये अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में अब हम भाषा संस्कृत की ही अगर कर ले, संस्कृत वो भाषा है जो हम हमेशा से पढ़ते हैं स्टडीज में कि ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है। जहां आप देखोगे तो नया रिसर्च ने इवन ये कहा है कि संस्कृत इवॉल्व हुआ है बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये यूरोपियन बेस्ड एक स्टडी किया गया है। उसके हिसाब से बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे भी पहले संस्कृत का इवॉल्व है। मतलब कितना पुराना है ये हमको भी नहीं पता है और आपको इस भाषा से भी परेशानी है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2000 इयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं और संस्कृत पॉपुलर है चाइना में, ऐसा खुद चाइनीज प्रोफेसर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेसर है, ये पढ़े लिखे हैं, इनको पता है। लेकिन अब जो जियोपॉलिटिक्स के एंगल से सोचता है कि नहीं किसी भी तरीके से सिर्फ हमारा डोमिनेंस होना चाहिए, तो फिर उनको क्या ही पता होगा। और ये बुद्धिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कनेक्टिविटी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 20 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड में तो इंग्लिश है, और साथ साथ में आप देखोगे मैंडेरिन है, चाइनीज, और इसी के साथ साथ में हिंदी आप देखेंगे कितना तेजी से कितना ऊपर की तरफ में है। इवन हम स्पेनिश फ्रेंच से भी बेहतर है, और यहाँ तक कि आप देखोगे रशियन वगैरह से ज्यादा तो बंगाली बोला जाता है। लेकिन स्टिल आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे यहाँ से लैंग्वेज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इवन आपको मराठी वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। यानी हमारे यहाँ बेसिकली देखेंगे तो ये जो डाइवर्सिटी है ये अपने आप में बहुत बेहतर है। हम इम्पोज करने की बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज को इंपोज किया जाए, लेकिन हिंदी एज अ लैंग्वेज को हर बार कहा जाता है कि हमको एक साथ इसको मिलकर के आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत जो विश्व गुरु के पद पर है। तो आप देखोगे कि एक भाषा हमारा ऐसा होना चाहिए जो यूएन में रिप्रेजेंट करे। फिलहाल हिंदी जो है वो यूनेस्को में जरूर है, लेकिन हमको यूएन में लाने के लिए भी मेहनत करना होगा और एक साथ मिल करके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डिवाइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर्दर्न स्टेट्स जो है वो अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाते हैं, अपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाते हैं। हालांकि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंपोजिशन करने की बात नहीं होती है। जब भी यहाँ लैंग्वेज की बात होती है तो हमेशा उसको इस तरीके से देखा जाता है कि लैंग्वेज को इंपोज किया जा रहा है। अब अगर हम इसके बियॉन्ड सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके पास एक अपना लैंग्वेज यूएन में है रिप्रेजेंट करने का, तो फिर कहीं ना कहीं वो चाइना जो कह रहा है वो तो ऑब्वियस सा बात है कि वो बेतुका बात है। लेकिन स्टिल हमको इस लेवल पे अपने भारत को, जहां फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी हर तरीके से बहुत बेहतर कर रही है, तो क्यों ना हम यूएन में जब हम परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं तो फिर हमारा एक लैंग्वेज भी तो होना चाहिए ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसके लिए भी हमें एफर्ट्स जरूर देना चाहिए। इसी साथ आप देखोगे तो भारत कंट्रीब्यूट करता है $1 मिलियन यूएन को, ताकि प्रमोट किया जा सके यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो इवन पॉलिटी में भी आप देखोगे तो आर्टिकल 351 भी है जो कहता है कि यूनियन जो है वो प्रमोट कर सकता है हिंदी लैंग्वेज को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये वीडियो से था। और साथ साथ में आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।